हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन के बारे में। कंपोजिट या कंपोजिशन, इसका क्या मतलब हुआ? कंपोजिशन का, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। कंपोजिशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है यहाँ अब एक आदमी की बात तो नहीं होगी, एक फंक्शन की बात तो नहीं होगी, एक से ज़्यादा फंक्शन की ही बात होगी। जब हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे के अंदर तीसरा फंक्शन ऐसा पुट करते जाते हैं तो एक्चुअली वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बन जाता है। ये कुछ ऐसा है, इसको थोड़ा ध्यान से अगर आप समझो तो ये कुछ ऐसा बात है कि मान लो आपके पास एक मशीन था एफ, जिसका नाम एफ एक्स था। इसमें आप इनपुट देते थे। अब मान लो ये जो मशीन में इनपुट आप देते थे, आप डायरेक्ट इनपुट ना देके आपने क्या किया, इस इनपुट वाले सेक्शन को एक और मशीन में फिक्स कर दिया GX में, और इसमें जो इनपुट था वो GX को देने लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो ये जूस की मशीन है F, इसमें आप फ्रूट इनपुट करते थे लेकिन फ्रूट गंदे चले जाते थे, तो आपने क्या किया, साफ़ करने के लिए फ्रूट को एक GX की मशीन लगा दी। तो अब फ्रूट पहले जाएगा GX के पास, GX क्या करेगा, फ्रूट को क्लीन करेगा और फिर ये क्लीन वाला फ्रूट कहाँ जाएगा, FX के पास, और फिर यहाँ से आउटपुट में हमें मिल जाएगा। तो अब क्या हो गया, ये वन स्टेप प्रोसेस नहीं रहा कि इनपुट सीधा FX के पास पहुँच गया, FX अपना आउटपुट दे दिया। पहले इनपुट गया GX के पास, GX कुछ आउटपुट दिया, वो आउटपुट किसके पास आया, FX के पास। तो ये टू स्टेप प्रोसेस हो गया। अभी मान लो एक और मशीन लगा दूं जो फ्रूट को स्लाइस करे बीच में, तो ये 3 स्टेप प्रोसेस हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। हम क्या कर रहे हैं, जैसे कोई फंक्शन f है, मान लो a से b में वो डिफाइंड है, और एक फंक्शन g है जो b से c में डिफाइंड है, और ये दो फंक्शन है। तो आप दो तरीके से कंपोजिशन बना सकते हो, या तो g के अंदर f कर दो या फिर f के अंदर g कर दो। तो इसे फॉग गॉफ ये लिखा हुआ है, जैसे ये फॉग x है। फॉग x का मतलब क्या हुआ, f वाला जो फंक्शन था उसमें x की जगह मैंने gx वाला फंक्शन रख दिया। इसको ऐसे भी मान लो ये 3 फंक्शन हो गया, 3 स्टेप प्रोसेस f ऑफ g ऑफ hx में। इसका क्या मतलब हुआ, f में हमने g ऑफ hx एक और कंपोजिट फंक्शन डाल दिया। g के अंदर पहले हमने hx डाला और फिर f में g ऑफ hx डाल दिया। तो अगर आप कोई कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिफाइन करना चाहते हो तो आप ये देखो कि उसमें इनसाइड कौन है और आउटसाइड कौन है। जैसे अगर मान लो गॉफ की बात करें हम, गॉफ x की, तो g के अंदर हमने इनसाइडर मतलब f को पुट किया, तो f का डोमेन क्या है a और g का को डोमेन क्या है c। तो ये फंक्शन अब a से c में पहुंच जाएगा, ऐसा कुछ चलेगा। जैसे आप ऐसा समझो कि यहाँ एक डब्बा है, एक डब्बा यहाँ, एक डब्बा यहाँ, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो ये f फंक्शन है, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो ये g फंक्शन है। तो इनपुट में कौन खड़ा है, f वाला फंक्शन है, आउटपुट में कौन है, g वाला फंक्शन है। तो आप इसे कैसे लिखोगे, g बाहर आ जाएगा और इनसाइडर फंक्शन कौन बन जाएगा, fx। तो ये g ऑफ fx है। पहले स्टेप में f आ रहा है, दूसरे स्टेप में g आ रहा है। तो f जो आउटपुट देगा, g उसी को इनपुट के तौर पे लेगा, ठीक ना। तो ये कुछ ऐसा चल देगा। अब देखो एक छोटी सी बात समझो अच्छे से, इफ रेंज ऑफ इनसाइडर इज नॉट अ सबसेट ऑफ आउटसाइडर। जो इनसाइडर फंक्शन है आपका, जो आप लिखते हो, जैसे मैंने लिखा f ऑफ gx, ऐसा कुछ लिखा, तो gx को मैं इनसाइडर बोल रहा हूँ जो अंदर बैठा हुआ है, और f क्या है, आउटसाइडर है। तो भैया ऐसा सोचो कि आपने x की कुछ वैल्यू रखी, gx कुछ आउटपुट दिया, f को ये नहीं मतलब कि x क्या है, f को किससे मतलब है, f देखेगा कि पहली वाली मशीन gx ने जो आउटपुट दिया वही मेरे लिए इनपुट है, तो gx जो देगा f उसे एक्सेप्ट करेगा, चुपचाप एक्सेप्ट करेगा। तो gx जो दे रहा है आउटपुट, मतलब gx का जो रेंज है वो f के लिए क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं, मान लो gx
मशीन जो है वो स्टोन दे रहा है, पत्थर दे रहा है, और एफ जो है वो फ्रूट जूस की मशीन है, तो क्या एफ उस स्टोन को एक्सेप्ट कर पाएगा? नहीं। तो जीएक्स का जो रेंज है, जीएक्स जो आउटपुट दे रहा है, एफ के इनपुट में वो आना चाहिए, एफ के डोमेन में वो आना ही चाहिए। मतलब ये जो रेंज हो वो डोमेन का छोटा भाई होना चाहिए एफ के डोमेन का। इसलिए मैं कह रहा हूँ रेंज ऑफ इनसाइडर इज नॉट अ सबसेट ऑफ आउटसाइडर। एक मिनट, ये दूसरी लाइन आ गई, मतलब कुछ और लिखा है, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अंदर वाले फंक्शन का रेंज है वो बाहर वाले फंक्शन के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ रेंज ऑफ gx must be the subset of domain of f. Range of gx must be the subset of domain of f. So we can say that, देखो यहाँ लिखा भी है, range of insider must be the subset of outsider. कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो एक फंक्शन है 0 से इन्फिनिटी में है, और एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स है, और जी एक फंक्शन डिफाइंड है -∞ से 0 से लेके आर तक, और जी एक्स जो है वो लॉग ऑफ -x है। जी ऑफ एफ एक्स का तुम क्या मतलब समझोगे? जी ऑफ एक्स लॉग ऑफ -x है, आपको निकालना है जी ऑफ एफ एक्स। तो आप क्या करिए, जहाँ x है वहाँ एफ एक्स रख दो। तो लॉग ऑफ -x था, लेकिन मैं x की जगह पे क्या रखूँगा, एफ एक्स, और एफ एक्स कौन है, रूट एक्स। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, लॉग ऑफ -√x आ गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आपने जैसे ही ये किया, ये क्या बन गया, लॉग ऑफ -√x बन गया। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो √x जो होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है, तो -√x क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो क्या आप ये देख पा रहे हो कि अब इस फंक्शन का डोमेन जो है वो फाई हो गया है, क्योंकि लॉग एक नेगेटिव नंबर को अपने अंदर नहीं रख सकता, और जब डोमेन ही फाई हो गया है तो रेंज भी फाई हो जाएगा, कुछ आउटपुट ही नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं जो गॉफ है वो डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भैया एफ एक्स का जो रेंज है, इनसाइडर जो अंदर बैठा है व्यक्ति, उसकी जो रेंज है वो बाहर बैठने वाले फंक्शन के डोमेन का छोटा भाई होना चाहिए। जो ये आउटपुट में दे रहा है वो इसके इनपुट से के अंदर ही आना चाहिए, ठीक ना, तभी आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट कर पाएगा। अब मान लो कि वो जो कंपोजिशन है वो सभी x के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कुछ वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे लॉग के अंदर मान लो लॉग के अंदर ऐसा बन गया 2 - x, तो अब x इज इक्वल टू 0, 1, इन सभी वैल्यू के लिए तो ये एग्जिस्ट कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कुछ वैल्यू तो है इसके डोमेन में, अगर आप देखें तो इफ़ रेंज ऑफ इनसाइडर इज नॉट अ सबसेट ऑफ आउटसाइडर but there are some elements in their intersection, then the composition exists for only those common element. जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं ये लाइन अंग्रेजी में क्या है, वो आपको समझाता हूँ मैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक फंक्शन हमने डिफाइन किया एफ ए से बी में, और जी को डिफाइन किया बी से सी में। अब ए बी सी 3 सेट हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है 3 सेट। अब मान लो मुझे गॉफ लिखना है, जी ऑफ एफ एक्स लिखना है, तो अंदर कौन बैठा है, एफ एक्स, तो पहले स्टेप में कौन आएगा, एफ, और बाहर वाला फंक्शन कौन है, जी, तो दूसरे स्टेप में आएगा जी। तो एफ कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ए से बी में, तो इधर ए के सारे एलिमेंट लिख दिया, इधर बी के एलिमेंट। और जी कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, बी से सी में, तो बी से लेके सी में हमने इसको डिफाइन कर दिया। तो अब मान लो 1 की मैपिंग 3 के साथ है, 2 की 5 के साथ है, 3 का 2 के साथ, 4 का 7 के साथ।
यहाँ पे भी 2 का 8 के साथ, 3 का 4 के साथ, 5 का 12 के साथ, 7 का 6 के साथ, ऐसे कुछ मैपिंग है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 1 की मैपिंग एफ में 1 डाला तो एफ ने कितना आउटपुट दिया, 3। और अच्छी बात थी कि ये 3 जी के इनपुट में बैठा हुआ है, इसलिए जी इस इनपुट पे कितनी वैल्यू दे दिया, 4। तो आप कह सकते हो 1 की मैपिंग ओवरऑल किससे हो गई है, 1 की मैपिंग 4 से हुई है। 1 3 के पास गया, 3 4 के पास गया, इसका मतलब 1 किसके पास गया, 4 के पास। तो जी ऑफ एफ एक्स में अगर आप इनपुट 1 का दोगे तो आपको आउटपुट कितना मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। ऐसे ही अगर आप 2 दोगे तो ये किससे मैप कराएगा, 5 से, और 5 किससे मैप हो रहा है, 12 से। तो आप कह सकते हो 2 की मैपिंग किसके साथ हो रही है, 12 के साथ ओवरऑल। ऐसे ही 3 की मैपिंग किसके साथ हो रही है, 3 की मैपिंग 2 के साथ हो रही है, 2 की मैपिंग 8 के साथ हो रही है, तो इसका मतलब 3 की मैपिंग ओवरऑल 8 के साथ हो रही है। 4 की मैपिंग 7 के साथ हो रही है, 7 की मैपिंग 16 के साथ हो रही है, इसका मतलब 4 की मैपिंग ओवरऑल किसके साथ हो रही है, 16 के साथ। तो ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का इनपुट आउटपुट है। अब उसमें 2 स्टेप प्रोसेस जो चल रहा है वो आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो पहला काम कौन कर रहा है, इनसाइडर फंक्शन। दूसरा काम, फिर फाइनल काम कौन करेगा, आउटसाइड वाला फंक्शन। तो तुम ही सोचो, मान लो 1 पे आउटपुट कुछ और मिल जाता, आउटपुट 7 मिल जाता, कुछ ऐसा हो जाता, तो क्या इसके इनपुट मान लेते कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 8। अगर 8, क्या इसके यहाँ बी में 8 है कहीं पे, नहीं, तो फिर वो 8 आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो अगर आपसे कोई बोले जी ऑफ एफ एक्स में क्या क्या आया, तो आप वही लिख दो, 1 की मैपिंग 4 के साथ हुई है, 2 की मैपिंग 12, 3 की मैपिंग 8, 4 की मैपिंग 16 के साथ। ओवरऑल जो आपकी मैपिंग आई है वो आप लिख दीजिए। और इसी का मैं उल्टा पूछूं एफ ऑफ जी एक्स के बारे में, तो एफ ऑफ जी एक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी, ए की जगह पे सी लिखना पड़ेगा और सी की जगह पे ए, और फिर सारी कहानी सेम चलेगी। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक फंक्शन है -x², इसका डोमेन आप सब ध्यान देख ही सकते हो, पूरा रियल नंबर होगा, और ये -x² है तो इसकी रेंज सारे नेगेटिव नंबर होंगे, -∞ से 0, और gx दिया हुआ है log x, इसकी डोमेन 0 से ∞ है, रेंज पूरा रियल नंबर है। अब मान लो तुम्हें f ऑफ gx बनाना है, तो f ऑफ gx बनाने के लिए क्या करोगे, f में gx को पुट करोगे, तो -x² था तो ये क्या बन गया, -log x²। हमने सिंपली क्या किया, x की जगह पे gx पटक दिया, भैया x जो था x² था, इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, log x²। अब अगर आप इसका डोमेन देखोगे तो ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 से ∞ तक। अब डोमेन कुछ है तो रेंज भी कुछ ना कुछ तो आएगा ही, इसका मतलब फॉग जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब जी ऑफ एफ एक्स देखें अगर हम, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या दिख रहा है, लॉग ऑफ -x²। कैसे आया, जी में हमने क्या पुट कर दिया, x की जगह पे एफ एक्स पुट कर दिया, x की जगह पे -x² पुट कर दिया, और हमें पता है एक -x² जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव नंबर होता है, और लॉग में हम नेगेटिव नंबर आने का क्या मतलब हुआ कि ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, x बिलोंग टू 5 हो गया, नो दिस विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक, क्योंकि रेंज ऑफ f जो है, f का जो आउटपुट है वो g डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, वो g के इनपुट में नहीं जा रहा है, f जो आउटपुट दे रहा है वो g के इनपुट में नहीं जा रहा है, ठीक है, वो g के इनपुट का सबसेट नहीं है। रेंज ऑफ f इज नॉट सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। अब मान लेते हैं ये फंक्शन है एफ एक्स जो है वो साइन एक्स के बराबर है और जी एक्स ln mod x के बराबर है, और मैं पूछूं कि फॉग एक्स की रेंज बताइए और गॉफ एक्स की रेंज बताइए, तो आप पहले निकाल लो फंक्शन, फिर फंक्शन की रेंज निकालना तो हमें आता है। जैसे मैंने फॉग एक्स निकाला तो आपको क्या करना पड़ेगा, एफ साइन में क्या पुट करना पड़ेगा, जी एक्स, तो साइन के अंदर कौन आ गया, जी एक्स, यानी कि लॉग मॉड एक्स आ गया। अब इसको देख के आप इसकी रेंज बता सकते हैं कि ये भाई साहब जो है लॉग मॉड एक्स, ये तो -∞ से +∞ कोई भी वैल्यू दे सकता है, और साइन बुरा नहीं मानेगा, साइन का डोमेन तो पूरा का पूरा रियल नंबर होता है,
तो साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, -1 से +1। ऐसे अगर आपको गॉफ एक्स लिखना है तो आप क्या करोगे, जी को पकड़ोगे और उसमें एक्स की जगह पे किसको पटक दोगे, साइन एक्स को। तो देखो लॉग मॉड साइन एक्स आ गया। अब इसकी अगर रेंज निकालनी है तो आपको मॉड साइन एक्स की रेंज पता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। अब कभी भी आपको लॉग लगाना है तो आप देख लो कि कहीं इसकी रेंज में नेगेटिव नंबर तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है नेगेटिव नंबर तो आप सिंपली लॉग लगाओ। लॉग 0 कितना होता है, -∞, और लॉग 1 कितना होता है, 0। तो इसकी रेंज -∞ से कहाँ तक आ जाएगी, 0 तक। फाइंड f ऑफ x अगर fx = x² है। तो कभी भी घबराना नहीं है कि इतने f कैसे आ गए, इतना कंपोजिशन कैसे हो गया। आपको बस स्टेप वाइज जाना है। आपको f ऑफ fx तो निकालना आता ही है कि f में मैं क्या पुट कर दूंगा, fx पुट कर दूंगा। f x² था तो x की जगह पे मैंने x² रखा। x² की पावर 2 x की पावर 4 बन गया, यानी कि x की पावर 2 का स्क्वायर बन गया। ठीक, अब ऐसे ही 3 fx लगा देंगे, मतलब अब f में जो पहले नंबर पे आया था वो पुट कर दो। तो पहले नंबर पे क्या आया था, x की पावर 4, इसलिए वो पुट कर दिया तो x की पावर 8 बन गया, यानी कि x की पावर में 2 का क्यूब बन गया। ऐसे ही इसी पैटर्न को अगर आप समझो तो अगर n टाइम्स f आ गया तो अगर 3 बार आ रहा था तो पावर में 3 बनता था, 2 बार आया तो 2 की पावर में 2 बना, तो n बार आया है तो 2 की पावर में कितना बन जाएगा, n बन जाएगा। तो ये है f ऑफ fx n टाइम्स। अब जैसे मान लो ये gx = दिया है x² + x - 2 और 1/2 g ऑफ fx दिया हुआ है इतना, देन fx की वैल्यू बताइए। gx आपको पता है x² + x² - x - 2 और g ऑफ fx भी आपको पता है 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। तो अभी मैं बताऊंगा आगे, अगर डिग्री बदल नहीं रही है कंपोजिशन करने से, जैसे gx की डिग्री कितनी है, 2 क्वाड्रेटिक है, और कंपोजिशन करने के बाद भी देखो ये क्वाड्रेटिक आ रहा है, इसका मतलब जो अंदर फंक्शन बैठा है fx उसकी डिग्री 1 होगी, तभी वो डिग्री को नहीं बदल रहा है। x की पावर 1 की पावर 2 करोगे तो तभी x² बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, fx एक लीनियर फंक्शन होगा जिसकी डिग्री 1 होगी। तो लीनियर फंक्शन को हम मान सकते हैं ax + b। तो आपको सिंपली क्या करना है, g ऑफ fx निकालना है और g के अंदर ये जो g है इसमें क्या पुट कर देना है, ax + b। आप ax + b पुट करके कैलकुलेशन करना, होल स्क्वायर ओपन करोगे, फिर यहाँ पे ये बनेगा ax + b - 2। अब ये जो g ऑफ fx a b के टर्म में आया, एक्चुअली उसकी वैल्यू हमें पता है, सवाल में दिया है g ऑफ fx ये है, तो हम इसको किससे इक्वेट कर देंगे, जो सवाल में दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, हम x² के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों साइड अगर सेम क्वाड्रेटिक है तो हम उनके कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे। तो a² को हमने 4 के बराबर किया तो a की वैल्यू मिल गई, फिर हमने x के कोएफिशिएंट को -10 के बराबर किया, a की वैल्यू पहले पता थी तो b की वैल्यू पता चल गई। ऐसे ही थर्ड वाला का आप इक्वेट करोगे तो आपको b की वैल्यू पता चल गई 2। तो इससे आपको एग्जैक्ट ये पता चल जाएगा a + 2 लेना है कि a - 2 लेना है। ठीक, तो आपको fx पता चल जाएगा, a और b जैसे पता चला। अब देखो बहुत ज़रूरी बात है, अगर fx और gx जो है पॉलिनोमियल है, fx का डिग्री n1 है और gx की डिग्री n2 है, देन f ऑफ gx एंड g ऑफ fx विल बी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n1 × n2। क्या बात हो रही है ये सर, fx की डिग्री मान लो 2 है, gx की डिग्री मान लो 3 है, तो बताओ f ऑफ gx की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 × 3 यानी कि 6 हो जाएगी। तो जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, मान लो fx ये क्वाड्रेटिक है और gx ये क्यूबिक है, तो आप इसको देखो पुट करो, f में g पुट करोगे तो आपको दिखेगा ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बन गया, 6 डिग्री का। सेम उल्टा करोगे तब भी आपको दिखेगा कि ये 6 डिग्री का पॉलिनोमियल बन गया। तो इनकी डिग्री मल्टीप्लाई हो जाएगी कंपोजिशन की, अगर डिग्री आपको चाहिए तो। If fx is a polynomial of degree n and gx is a linear function,
देन फॉग एंड गॉफ हैज डिग्री n। तो अभी ये जो सवाल करके आ रहे हैं, ये वाला सवाल, इसकी बात यहाँ पे हो रही है कि अगर एक फंक्शन गलती से भी लीनियर है, मतलब उसकी डिग्री 1 है, तो कंपोजिशन की डिग्री क्या हो जाएगी, जो दूसरे वाले फंक्शन की डिग्री होगी। जैसे f(x) की डिग्री n है और g(x) की डिग्री 1 है, लीनियर फंक्शन है, तो फॉग और गॉफ की डिग्री भी n हो जाएगी, n इंटू 1 n ही आ जाएगा, n इंटू 1 कितना आ जाएगा, n। अब कंपोजिट फंक्शन की कुछ खासियत, कुछ ज़रूरी बातें नोट कर लेते हैं। क्या है वो ज़रूरी बातें? पहली बात, इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ बट ओबे एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? जैसे अगर a प्लस बी इज इक्वल टू, हम पलट के लिख रहे हैं b प्लस ए, तो हम कहते थे कि एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सेट में भी हमने देखा कम्यूटेटिव लॉ, a यूनियन b को हम b यूनियन a के बराबर लिख सकते हैं, ये कम्यूटेटिव लॉ है। ठीक, तो आप क्या करना है, आपको ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है इन जनरल, कभी कभार कर सकता है, लेकिन इन जनरल ये इसको फॉलो नहीं करता है। फॉग और गॉफ इन जनरल आपको बराबर नहीं दिखने वाले, ठीक ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो f(x) जो है sin x है और g(x) जो है log x है, तो फॉग इज इक्वल टू क्या लिखोगे, f में हमें क्या पटक देंगे, g को, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा। अब अगर आप इसका डोमेन देखो, d मतलब डोमेन देखो, तो log x है तो x को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। साइन को तो डोमेन से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो डोमेन क्या आया, x ग्रेटर देन 0। और अगर आप इसकी रेंज देखो तो साइन में x से बड़े सारे नंबर आ रहे हैं, तो साइन तो -1 से 1 तक की ही वैल्यू देगा, तो इसकी रेंज -1 से 1 हो गई। अब अगर आप गॉफ देखो तो log ऑफ साइन x, अब log क्या कहेगा भैया, साइन x निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि log के अंदर बैठा है, तो डोमेन अगर आप निकालने जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डोमेन निकालने के लिए साइन x को पॉजिटिव करना पड़ेगा। और हमें पता है साइन x पॉजिटिव किस इंटरवल में होता है, 2n पाई से लेके 2n प्लस 1 पाई तक, जैसे 0 से लेके पाई तक, 3 पाई से लेके 4 पाई तक। तो इसी को n के टर्म में आप कैसे लिख सकते हो, 2n पाई से लेके 2n प्लस 1 पाई। और इस हिसाब से अगर आप इसकी रेंज देखोगे तो साइन x की तो हम पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहे हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब साइन x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, पॉजिटिव में क्या कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 1 तक ही लाई कर सकता है। तो log ऑफ साइन x की रेंज कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, सर 0 पे तो log -∞ देता है और 1 पे तो 0 देता है, इसलिए हम रेंज कहाँ से कहाँ लिखेंगे, -∞ से 0। तो ये वही है, डोमेन रेंज की कहानी है सारी। तो यहाँ से जो अभी हम बात कर रहे थे कि फॉग अगर आपको दिखेगा कि वो गॉफ के बराबर नहीं है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि दो फंक्शन अलग हैं, अगर उनकी डोमेन रेंज अलग है इसका मतलब वो अलग फंक्शन है। अगर उनका डोमेन रेंज दोनों सेम है तभी वो फंक्शन सेम फंक्शन कहलाएगा, आइडेंटिकल फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये ठीक है, इसको इतना समझने की ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी बस आप इतना समझो कि फॉग जो होगा वो गॉफ के बराबर इन जनरल नहीं होता है, ठीक। अब अगला पॉइंट, इफ़ f एंड g आर बाइजेक्टिव फंक्शन सच दैट गॉफ इज डिफाइंड देन गॉफ इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। अब मान लो f और g जिनसे तुम कंपोजिशन बना रहे हो वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 1 ऑन टू दोनों हैं, तो इनसे जो कंपोजिशन बनेगा गॉफ और फॉग वो भी क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो ये बात अगर आप याद रखोगे तो कुछ सवाल में काम आ सकता है। इफ़ f(x) इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस x, तो f ऑफ f(x) निकालिए, तो आपको क्या करना है, x की जगह पे आप f(x) पुट कर दीजिए, तो जो कि मैंने पुट किया f की जगह पे, x की जगह पे f(x), तो आपको ये x अपॉन 1 माइनस 2x दिखा। यहाँ पे दिखा था कि x 1 के बराबर नहीं हो सकता।
अब ये कंपोजिशन के बाद जो आए यहाँ दिखा कि x 1/2 के बराबर नहीं हो सकता। ऐसे ही मान लो मैंने 3 बार f ऑफ fx लगाया, तो अब आपको इस वाले में x की जगह पे कितना पुट करना पड़ेगा, fx पुट करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको x/1 - 3x मिल जाएगा। तो पैटर्न समझो, 2 बार f आया तो यहाँ पे 2 आया था, 3 बार f आया तो यहाँ पे 3 आया था। तो मान लो मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ 2020 बार f है, तो जाहिर सी बात है यहाँ नंबर कितना आ जाएगा, 2020 आ जाएगा, और x नॉट इक्वल टू 1/2020 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसा ये बार बार चलता रहेगा। अब देखो ये जो कंपोजिशन बना, इसमें सिर्फ x नॉट इक्वल टू 1/2020 लिखना सही नहीं है, आपको ये भी लिखना पड़ेगा x 1 के बराबर नहीं हो सकता, x 2 के बराबर नहीं हो सकता, x 3 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? ऐसे ही x 1/2020, क्योंकि अगर x 1 के बराबर हो गया तो पहले ही स्टेप में फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, पहला fx ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और अगर x 2 के बराबर हो गया तो दूसरे स्टेप में फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, f ऑफ fx नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबको डिफाइंड करना है। इसलिए आप x को 1 के बराबर भी नहीं कर सकते, 2 3 4 1/2 1 से शुरू होगा, 1/3 कहाँ तक जाएगा, 1/2020, इनके बराबर नहीं हो सकता। फाइंड f ऑफ fx इफ fx इज इक्वल टू दिस। अब देखो कंपोजिशन जैसे पीस वाइज फंक्शन आए और उसमें तुम्हें कंपोजिशन निकालना हो, ये बड़ा ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही समझने वाली बात है ये, तो इसको अच्छे से समझो। तो देखना क्या हो रहा है, fx इज इक्वल टू x+1/1 - x दिया है, x 0 से 1 जा रहा है तो x+1 हो गया फंक्शन, x 1 से 2 जा रहा है तो 1 - x हो गया फंक्शन। तो fx इज इक्वल टू भैया x+1 कब हुआ, जब x 0 से 1 हुआ, 1 - x कब हुआ, जब x 1 से 2 हुआ। तो f ऑफ fx का क्या मतलब हुआ, x की जगह पे fx रखो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने क्या रख दिया, fx। यहाँ तक कि इधर जो लिमिट लिखी हुई थी x की वैल्यू की, वहाँ पे भी x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, fx। तो fx अगर 0 से 1 हुआ तो f ऑफ fx किसके बराबर होगा, fx+1 के। fx अगर 1 से 2 के बराबर हुआ तो f ऑफ fx किसके बराबर होगा, 1 - fx के। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, बट पहला स्टेप क्या है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ fx। क्यों, क्योंकि अंदर कौन बैठा है, fx बैठा है, इसलिए हम x के यहाँ पे fx। अगर अंदर gx बैठा होता तो हम, ठीक, अगर अंदर gx बैठा होता तो हम x की जगह पे क्या पुट करते, gx पुट करते। ठीक, ऐसा कुछ। अब इसको करने के बाद पहला स्टेप तो आप ये करो, दूसरा स्टेप आप क्या करो, इनसाइडर फंक्शन जो अंदर बैठा है, इनसाइडर फंक्शन का ग्राफ बनाओ, इनसाइडर फंक्शन का ग्राफ बनाओ। थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है आपके लिए ग्राफ बनाना, लेकिन इन जनरल ऐसे सवालों में एक थोड़ा सा आसानी फंक्शन दिया होता है, तो जो अभी आपको मैंने जितना ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपके टीचर ने बताया होगा, आप वो सब लगा सकते हो, वो सब की यूज़ से आप ग्राफ बना सकते हो आसानी से। तो चलो हम किसका ग्राफ बनाएंगे, fx का, क्योंकि अंदर कौन बैठा है, fx। gx बैठा होता तो gx का ग्राफ बनाते, तो fx का ग्राफ चलो बनाते हैं। तो fx क्या है, अगर x 0 से 1 तक है तो 0 से 1 में fx किसके बराबर है, x+1। तो x+1 का ग्राफ तो बना ही सकते हो ना यार, x की जगह पे 0 रखो तो 1 मिलेगा, x की जगह पे 1 रखो 2 मिलेगा। लो भैया एक लाइन खींच दिया, बन गया ग्राफ, बनाने में क्या है। ऐसे ही अगर x 1 से 2 में है, मतलब इस वाले इंटरवल में है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, 1 - x से। तो 1 - x का ग्राफ नहीं बना पाओगे क्या, x इज इक्वल टू 1 पे कितना मिलेगा, 0, और x इज इक्वल टू 2 पे कितना मिलेगा, -1। लो भैया ग्राफ बन गया, क्योंकि 2 ही इंटरवल दिया था, दोनों इंटरवल में ग्राफ बना दिए। अब देखो f ऑफ fx क्या कह रहा है, f ऑफ fx कह रहा है भैया अगर fx 0 से 1 है, अब x की बात नहीं हो रही है, अब fx की बात हो रही है।
अगर एफ एक्स 0 से 1 है, एफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 है, मतलब ये वाले इंटरवल में अगर एफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 है, लेकिन क्या एफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 है कहीं पे? सर एफ एक्स की वैल्यू सिर्फ 0 है, कहाँ पे? 1 पे। 0 से 1 तो नहीं है, एफ एक्स की वैल्यू सिर्फ क्या है? 0 है। तो आप देखो इसको लिखेंगे कैसे, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। सर एफ एक्स की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो पहला वाला इंटरवल पकड़ रहे हैं, 0 से 1 तक था तो सिर्फ 0 मिल पा रहा है, 0 से 1 के बीच तो खाली डब्बा है, एफ एक्स है ही नहीं यहाँ पे, तो एफ एक्स सिर्फ क्या हो सकता है? 0। तो हमने एफ एक्स इजिक्वल टू 0 लिया, और ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे क्या आ रहा है? एफ एक्स प्लस 1, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? एफ एक्स प्लस 1। ध्यान से समझना। अच्छा, मैं अगर तुमसे पूछूं कि चलो अच्छा ठीक है, एफ एक्स इजिक्वल टू 0 लिया, एफ एक्स 0 कब हो रहा है? जब x की वैल्यू कितनी है? 1, क्योंकि हमें x के बारे में बताना पड़ेगा ना, हम x कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं। तो अगर एफ एक्स 0 है, इसका मतलब x का इंटरवल क्या आएगा? 1। तो x इजिक्वल टू आ गया 1, और f ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा? एफ एक्स प्लस 1 के बराबर। और एफ एक्स है कितना यहाँ पे? एफ एक्स तो कांस्टेंट है, 0 है, तो भैया यहाँ पे देखो क्या लिख दिया मैंने? 0 प्लस 1। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स प्लस 1 है, तो 0 प्लस 1 लिखोगे तो कितना आ गया? 1। कब आया ये? कब हुआ? x इजिक्वल टू 1 पे हुआ। अच्छा, x इजिक्वल टू 1, पहले वाले इंटरवल का काम हो गया। अब दूसरे पे आओ, एफ एक्स 1 से 2 के बीच में हो, क्या एफ एक्स 1 से 2 के बीच में कहीं दिख रहा है? एफ एक्स यानी कि वाई एक्सिस में देखो 1 से 2 की वैल्यू कहाँ मिल रही है? हाँ सर यहाँ मिल रही है, यहाँ पे फंक्शन जिंदा है 1 से 2 में। तो अगर 1 से 2 में एफ एक्स मिल रहा है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 से 2 में? सर अभी हमने देखा था इसका ग्राफ, तो ये पहले वाला था x प्लस 1, ये इसका ये जो ग्राफ बना है ये क्या कौन है? x प्लस 1 है ना। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? x प्लस 1 है। तो अब दूसरा वाला केस हम लेंगे, जब एफ एक्स 1 से 2 के बीच में है, तो हम फंक्शन कितना ले रहे हैं? 1 माइनस एफ एक्स, और एफ एक्स को क्या लेंगे? x प्लस 1। और एफ एक्स 1 से 2 के बीच में कब है? जब x 0 से लेके कहाँ तक लाई कर रहा है? 1 तक, तभी तो ये ग्राफ आपको मिलेगा। इसलिए x के बारे में कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? x 0 से 1 तक है। तो यहाँ पे आप देखोगे x 0 से 1 तक है, तो ये कितनी वैल्यू दे रहा है? माइनस एक्स वैल्यू दे रहा है, ऐसा कुछ। तो एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 जब x क्या है? 1, और ये माइनस एक्स के बराबर आएगा जब x कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 0 से 1। तो ऐसे आप निकाल सकते हो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये सबसे आसान तरीका है फंक्शन निकालने का। जो इनसाइडर है उसका ग्राफ बनाओ, और फिर देखो उसकी वैल्यू इस रेंज में आ रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर इस रेंज में अगर वैल्यू आ रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है, ब्लैंक है, तो वो वाला केस हटा दो, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, जी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस जी आई एफ एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू -1 0 1, ऐसा कुछ है। देन फॉर ऑल एक्स फाइंड एफ ऑफ जी एक्स। तो फिर वही बात हुई सर, पीस वाइज फंक्शन आ गया, अब एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, तो कैसे निकाले? तो आपको क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जी एक्स क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है, क्योंकि ये किसके बराबर होता है? फ्रैक्शनल पार्ट के। तो जी एक्स जो है वो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट है। हमें क्या निकालना है सर? हमें एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। मतलब अंदर, इनसाइडर में कौन है? जी एक्स। अंदर वाले फंक्शन को ही प्लॉट करना होता है, अंदर वाले ही फंक्शन को। जी एक्स को प्लॉट करो। जी एक्स कोई और नहीं बल्कि 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में आपको बताया गया था कि फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ऐसा होता है, और अगर उसमें 1 ऐड कर दें तो कुछ फंक्शन, पूरे फंक्शन में 1 ऐड होता है तो पूरा ग्राफ 1 यूनिट ऊपर चला जाता है। तो ये किसका ग्राफ है? जी एक्स का ग्राफ है। जी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फिर ये पहला स्टेप हमने क्या करना है? इनसाइडर फंक्शन का ग्राफ बनाना है।
दूसरा केस, अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है f में वहाँ वहाँ gx रखो। भैया इधर तो कांस्टेंट नंबर थे, x दिखा नहीं तो gx आएगा नहीं, x सिर्फ लिमिट में दिख रहा है तो gx भी कहाँ पहुँच गया, सिर्फ लिमिट में पहुँच गया। अब कह रहे भैया जब gx निगेटिव होगा तो ये -1 के बराबर हो जाएगा, लेकिन gx का ग्राफ जब हमने देखा तो पता चला भैया gx तो हमेशा 1 से बड़ा है, gx कभी भी निगेटिव नहीं है, मतलब इस केस को हटाना पड़ेगा। फिर कह रहे भैया gx अगर 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन हम फिर से देखें तो gx 1 से बड़ा ही जा रहा है, y एक्सिस में 1 से छोटा हो ही नहीं सकता gx, तो ये भी केस हटाओ। तो सिर्फ एक ही केस बचेगा, gx ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। gx ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। तो सिर्फ एक ही केस सर्वाइव किया, gx ग्रेटर देन 0 होगा तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। और gx ग्रेटर देन 0 कब है, ये तो पूरे x एक्सिस में अलाउ कर रहा है, ये तो हमेशा ट्रू होगा, gx हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए x बिलोंग टू क्या आ जाएगा, r। तो इस प्रकार से हम कंपोजिट फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। अब ऐसे ही ये एक सवाल है, इसको आप देखो एक बार अच्छे से, है ना, एडवांस का सवाल है, जे एडवांस का। तो जैसे ये लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, x² दिया है और gx कितना दे रखा है, sin x, फॉर ऑल x बिलोंग टू r, देन द सेट ऑफ ऑल x सेटिस्फाइंग fog ऑफ x इज इक्वल टू gog ऑफ x, है ना, वेयर f ऑफ gx का मतलब होता है फॉग, जो कि हम पहले से जानते हैं। तो डरना नहीं है, इतना फंक्शन आ गया कैसे करेंगे कंपोजिट फंक्शन, तुम बस पहले एक छोटू से स्टेप से शुरू करो और उसमें लगाते जाओ। जैसे gx sin x है और fx x² है, तो g ऑफ fx कितना हो जाएगा, sin ऑफ x²। अब आपको क्या करना है, ये ले जाके पुट करना है g में, तो एक और g बढ़ा तो g के अंदर गॉफ आ गया, तो g मतलब साइन के अंदर पूरा का पूरा गॉफ आ गया जो पहले नंबर पे आया था। अब ये जो g के अंदर गॉफ था, अब ये पूरा f के अंदर आएगा, तो f कौन है, x², तो x की जगह पे ये पूरा आ गया, इसलिए x की पावर 2 था, तो अब इसकी पावर 2 हो गया। अब क्या कह रहा है कि ये fog ऑफ x gog ऑफ x के बराबर है, तो ये इसके बराबर है। तो अगर ये t है तो इधर t² लिखा है, इधर t लिखा है, तो t² t के बराबर, इसका क्या मतलब हुआ, t² अगर t के बराबर है तो t या तो 1 होगा या तो 0 होगा। तो इसलिए देखो एक बार हमने इसे 1 के बराबर किया और एक बार इसको 0 के बराबर। अब ये तो कुछ ऐसा हो गया, साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा वाला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला लग जाएगा। तो क्या लग जाएगा, साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा यानी साइन 0, तो साइन x को हम किसके बराबर कर देंगे, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, अल्फ़ा तो 0 है यहाँ पे, इसलिए n पाई के बराबर। तो साइन x², अब देखो n की वैल्यू रखोगे तो n 0 रखोगे तो 0 आएगा, n 1 रखोगे तो ये पाई आएगा, n 2 रखोगे तो 2 पाई, लेकिन साइन की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है और पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो साइन x² इसके बराबर कभी हो ही नहीं पाएगा। तो साइन x² की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, क्या, 0। अब यहाँ फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करो, अगर साइन x² 0 है, मतलब x² किसके बराबर होना चाहिए, n पाई के, तो x आ गया प्लस माइनस रूट n पाई के बराबर। अगर इधर देखो तो साइन x² n पाई प्लस दिस के बराबर आया, लेकिन n की कुछ भी वैल्यू रखो ये -1 से 1 के बराबर आएगा ही नहीं, इधर कोई पॉसिबल सोल्यूशन नहीं। तो सिर्फ क्या पॉसिबल है, x इज इक्वल टू दिस। तो ठीक है, अगला टॉपिक इनवर्स फंक्शन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज कंपोजिट फंक्शन अच्छे से जितने भी क्वेश्चन हो ढूंढ के करो।